आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 7 पार्ट 1 गणित मंजरी, पेज नंबर 159, क्लास 9 मैथमेटिक्स। ओके, मेजरिंग प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिवली। हम एक्सरसाइज 7.2 के पहले का थ्योरी भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, उसके पहले के एग्जांपल्स भी करेंगे। ओके, मेनली टू टाइप्स के प्रोबेबिलिटी करने हैं हमें, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, कलेक्टिंग डेटा ईदर बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स और बाय एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा फ्रॉम पास्ट ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो या फिर आप एक्सपेरिमेंट करके, जैसे आप एक कॉइन है तो आप उसे मल्टीपल टाइम्स टॉस करके आप डेटा कलेक्ट कर रहे होगे, इस टाइप के कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है। एंड या फिर आप पास्ट कलेक्टेड डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा को आप ऑब्जर्व करके वहां से प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे होगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में। ओके, नेक्स्ट है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमारा एक एजम्पशन होता है दैट इन दिस अप्रोच we assumes that all possible outcomes are equally likely. It means अगर सपोज एग्जांपल के लिए आपने एक कॉइन टॉस किया, ओके, तो जो भी आउटपुट्स हैं हेड और टेल, उन दोनों के ही आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी इस केस में। ओके, ये हमारा एजम्पशन होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, और इसे इन दोनों को ही हम डिटेल से भी देखेंगे अभी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, परफॉर्मिंग ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो यहां आप ये देखोगे आउटकम क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट को ही आउटकम बोलते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन। इट मींस यहां पे आप देखोगे लिस्टेड विद इन ब्रैकेट्स, जो भी सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे लिस्टेड विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। तो हम एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। पेज नंबर 160 गणिता मंजरी, एग्जांपल 1। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड। इट मींस आपने एक कॉइन को टॉस किया है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हेड या फिर टेल, यही दो पॉसिबल आउटकम होंगे। तो सैंपल स्पेस उस केस में क्या होगा, सैंपल स्पेस हेड कॉमा टेल, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड क्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। ओके, तो सैंपल स्पेस का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। अगर एक और इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप देखोगे, अ डाई इज रोल्ड, आपने एक पासा फेंका, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, द टॉप साइड ऑफ द डाई शोज, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स है यहाँ पे आप देखोगे। तो सैंपल स्पेस में आपके 6 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, सेपरेटेड बाय कॉमास, क्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। ओके, तो ये आपने हमने एग्जांपल के थ्रू देखा कि सैंपल स्पेस आप कैसे बनाते हो किसी भी एक्सपेरिमेंट का। और ये है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आपको 7.2 एक्सरसाइज में दोनों ही क्वेश्चन दिखेंगे, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, और यहां सैंपल स्पेस हमने देखा है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिस्टेड विद इन ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसे हमने यहां पे सैंपल स्पेस देखा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखोगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, पेज नंबर 160 गणिता मंजरी। सपोज यू रोल अ डाई 50 टाइम्स। ओके, इट मींस आपने जो ट्रायल किया है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, 50 टाइम्स आपने रोल अ डाई एंड इट लैंड्स ऑन अ 4 एग्जैक्टली 8 टाइम्स। ओके, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मल्टीपल टाइम्स किया है आपने, 50 टाइम्स किया है यहाँ पे, और आपको जो 4 कितनी बार मिलता है यहाँ, 8 टाइम्स, एग्जैक्टली 8 टाइम्स। तो 8 4 आने की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 4, तो हमने फॉर्मूला देखा था जस्ट अभी अभी, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो यहां आप देखोगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वही हमने अप्लाई किया, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड, हमने इवेंट क्या डिफाइन किया है, गेटिंग अ 4। ओके, तो इट मींस 8 नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर हुआ एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 50 है, तो इट मींस 8/50। ओके, आप डेसिमल में फाइंड करोगे तो 0.16, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका परसेंटेज में मिल जाएगा वैल्यू, दैट इज 16%। ओके, तो यहां आप देखोगे वी ऑल्सो से दैट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलिंग 4 इज 8/50, दैट इज 0.16। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के ही इक्वल होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो अगर आपने 50 टाइम्स परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, तो कितनी टाइम्स आपका इवेंट का जो आउटपुट है जो कि 4 है यहाँ, वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, तो इट मींस 8 टाइम्स है यहाँ, तो यही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं और यही एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी होगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पे एग्जांपल बेस्ड था। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जैसे हमने पहले भी देखा था कि यहाँ एक एजम्पशन हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि
theoretical probability is likelihood of event happening based on all possible outcomes are equally likely. It means जितने भी possible outcomes हैं उनके आने के chances, उनके आने की probability equal है. ओके जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी हम एज्यूम करेंगे दोनों के आने के चांसेस इक्वल है. सिमिलरली अगर आप डाई थ्रो करते हो तो उस केस में भी सारे पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 सबके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. ओके थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल 3 देखते हैं. इफ यू रोल अ स्टैंडर्ड 6-sided die, what is the theoretical probability of getting a 4? ओके 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. तो ओके तो आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या है, आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स मालूम होने चाहिए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और आपने अपना जो इवेंट डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं. तो आप यहां देखोगे 4 आने के सिर्फ एक ही है जो फेवरेबल है. ओके तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 1 एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है 6. देयरफॉर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4 क्या हो जाएगा 1/6. डेसिमल में 0.1666, राइट. आप राउंड ऑफ करोगे तो 0.167. आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंट में मिलेगा 16.7%. ओके तो आप यहाँ कंपैरिजन भी देख सकते हो. जब हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी हमने 4 आने की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी जो कि हमें मिला था 16%, 0.16. बट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में यहाँ भी हमने 4 आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, बट यहाँ हमें मिल रहा है 0.166, 16.7%. वहां हमें 16% मिला था. ओके क्लियर है. तो इट मीन्स दोनों के केस डिफरेंट है. वहां आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आप ये देख रहे हो आपने कितने टाइम्स एक्सपेरिमेंट ट्रायल परफॉर्म किया है और कितने टाइम्स आपका इवेंट अकर हुआ. ओके हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड. और यहां आप देखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6 है. तो इट मीन्स यहाँ डायरेक्टली आप यहाँ सिंगल ट्रायल को ही आप ऑब्जर्व करोगे. सिंगल ट्रायल में क्या आउटपुट सैंपल स्पेस क्या आ रहा है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो रहे हैं, और उसी ट्रायल में आपका फेवरेबल उन सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स में आपके फेवरेबल कौन कौन से हैं, इवेंट के फेवरेबल कौन कौन से हैं. ओके नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 4. अ लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी. अ लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग लेटर बी. ओके तो आप इसे इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो कि सपोज कोई बैग है और उसमें बहुत छोटे छोटे स्लिप में आपने प्रोबेबिलिटी के सारे लेटर्स स्लिप में आपने लिख करके आपने रख दिए हैं. तो यहां आप देखोगे टोटल कितने आपके पास स्लिप होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं. इट मींस 11 स्लिप्स बनेंगे आपने इस जो भी बॉक्स में रखा है. एंड वहां आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ लेटर बी. आप देखो बी यहाँ कितने हैं 2 बीज है. इट मींस 2 स्लिप्स में बी लिखा होगा. तो इट मींस आपकी प्रोबेबिलिटी आप देखो फेवरेबल क्या हो जाएंगे 2, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हो जाएंगे एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 11 हो जाएंगे. ओके तो यहां आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग लेटर बी क्या हो जाएगा 2/11. ओके 2/11 यानी ये हो जाएगा 0.1818. जब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 18.2%, राइट. तो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के जैसा है कि फेवरेबल क्या है एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जितने लेटर्स हैं 11 एंड फेवरेबल होंगे बी एंड बी के 2 फेवरेबल होंगे. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आप देखो 2/11. ओके क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैम्पलिंग. सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग ये होता है कि आपके पास बहुत लार्ज बिग डेटा है. ओके उसमें से आपने एक स्मॉल सैंपल उठाया और आपने उसे ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे आप वो जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे जो भी उसके कंक्लूजन्स होंगे वो आप कहाँ अप्लाई कर रहे होगे, एक बिग लार्ज डेटा पे आप अप्लाई कर रहे होगे. तो उसी को हम सैम्पलिंग बोल रहे होते हैं. ओके एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा यूजिंग प्रोबेबिलिटी. जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एग्जांपल 5 है कि सैम्पलिंग बेसिकली कैसे उसने इंप्लीमेंट किया है और इस पे एक्सरसाइज 7.2 में आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे. ओके जैसे एग्जांपल 5 देखते हैं. सपोज यू एनोनिमसली कलेक्ट इंफॉर्मेशन regarding the favorite fruit of 50 students. in your class. Let us assume that the results are
20 like mango, 15 students like apples, 10 students like bananas and 5 students like grapes. ओके, तो इट मीन्स बेसिकली 50 स्टूडेंट, आपने 50 स्टूडेंट पे जब ऑब्जर्व किया, जो आपने डेटा कलेक्ट किया, 50 स्टूडेंट्स में आउट ऑफ 20 का फेवरेट फ्रूट मैंगो है, आउट ऑफ 50 15 का एप्पल है, देन 10 का बनाना है एंड देन 5 का ग्रेप्स है. ओके, तो ये आपने डेटा कलेक्ट किया आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स. ये एक स्मॉल सैंपल है बेसिकली, राइट. पूरे स्कूल से आपने पूरे स्कूल के डेटा से आपने एक स्मॉल सैंपल को आपने ऑब्जर्व किया और आपको ये डेटा मिला है. ओके, तो इट मींस अभी क्या फाइंड करना है यहां. लेट अस प्ले अ गेम. सपोज वी रैंडमली पिक वन स्टूडेंट फ्रॉम क्लास एंड ट्राई टू गेस देयर फेवरेट फ्रूट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स फेवरेट फ्रूट इज मैंगो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स फेवरेट फ्रूट इज मैंगो. तो आपने देखा है कि आउट ऑफ 50 20 के फेवरेट फ्रूट मैंगो है. जो सैंपल हमने, स्मॉल सैंपल हमने जो कलेक्ट किया है वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो एज फेवरेट फ्रूट. तो आप देखो यहाँ टोटल कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं और आउट ऑफ 50 20 का फेवरेट फ्रूट मैंगो है. तो इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैंगो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इट मीन्स 20 डिवाइड बाय 50. मैंगो के 20 हैं, 20 डिवाइड बाय 50. तो इसलिए आप देखो 20 डिवाइड बाय 50 जो कि डेसिमल में आता है 0.4. तो यहां हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया 0.4. बट अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा. आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, 0.4 इंटू 100, इट मीन्स 40%. इट मीन्स तो देयर इज ए 0.4 और 40% चांस दैट रैंडमली चूज एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक्स मैंगो. ओके, तो यहां से हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया. और ये आप इस तरह से ही परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स मैंगो 20/50 इंटू 100. आप चेक करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा एंड 20 टू 40%. या फिर आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो. आपने डेसिमल में फाइंड कर रखा है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको परसेंट में 40% मिल जाएगा. अब ये देखना है इस 40% को कैसे हम लार्ज बिग डेटा के लिए कैसे यूज करेंगे यहां. तो यहां पे आप देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा आगे. ये पेज नंबर है, पेज नंबर 162. ये हमने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस, ये 40% आता है स्मॉल सैंपल के लिए. 50 स्टूडेंट का सैंपल था जो कि हमने, अगर सपोज स्कूल में टोटल 1500 स्टूडेंट्स हैं तो वहां से हमने एक 50 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया था. और अब उस सैंपल के रिजल्ट को हम कैसे 1500 स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे हम. ओके, तो यहां आप देखोगे ये हमने कर लिया था. अब यहां से नाउ एज्यूम दैट यू वांट टू बाय फ्रूट्स फॉर द एंटायर स्कूल डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स फेवरेट फ्रूट्स. यू वुड नीड टू एस्टिमेट. एस्टिमेट का मीनिंग है कि आप एग्जैक्टली नहीं फाइंड करना है, आपको बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है या गेस करना है. एस्टिमेट मीन्स बेसिकली आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू गेस करना है, राइट. एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट you need to purchase for the entire school of say 1500 students. It means total 1500 students है और यहीं से आपने एक सैंपल 50 स्टूडेंट का लिया था जिसे आपने स्टडी किया और वहां आपने मैंगो कितने के फेवरेट फ्रूट्स हैं वो आपने कैलकुलेट किया 0.4 और 40%. ओके, अब यह देखो इट इज यूजुअली इम्प्रैक्टिकल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम दिस एंटायर पॉपुलेशन. द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इज, तो बेसिकली टोटल आपने 50 का तो आपने ऑब्जर्व किया था, एग्जैक्ट एनालिसिस किया था, बट 1500 का ये करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होगा और डेटा और भी लार्ज होते हैं तो वहां वो और भी ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है. तो उस केस में हम क्या कर रहे होते हैं, अप्रोक्सीमेट फाइंड कर रहे होते हैं, हम एस्टिमेट फाइंड कर रहे होते हैं, हम गेस कर रहे होते हैं. तो यहां अगर आपको ये फाइंड करना है कि आउट ऑफ 1500 मैंगो कितने के फेवरेट फ्रूट होंगे तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली क्या कैलकुलेट करोगे, 40% ऑफ 1500. आप क्या कैलकुलेट कर रहे होगे, 40% ऑफ 1500. तो यहां आपके पास 3 मैथड्स कर रहे हैं हम. आप देखो फाइंडिंग परसेंटेज मैथड या फिर इक्वेटिंग प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन. हम 3 मैथड से फाइंड कर सकते हैं. क्या फाइंड करना है अभी हमें कि आउट ऑफ 1500 कितने के फेवरेट फ्रूट मैंगो हैं, जो कि हमने पहले क्या कैलकुलेट किया था कि इस स्मॉल सैंपल में 50 स्टूडेंट्स में 40% के जो फेवरेट फ्रूट है वो मैंगो है. ये हमने पहले कैलकुलेट किया था. तो अभी हमें वो रिजल्ट 1500 के लिए अप्लाई करना है. ओके, फाइंडिंग परसेंटेज कि 1500 में कितने स्टूडेंट्स जो हैं जो मैंगो जिनका फेवरेट फ्रूट होगा. तो आप ये देखो फेवरेट फ्रूट मैंगो 40% ये हमने कैलकुलेट किया था. अब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं
गेस कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, राइट? क्योंकि एग्जैक्ट एनालिसिस सैम्पलिंग केस में पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टूडेंट्स, तो फॉर 1500 स्टूडेंट्स हमने क्या कैलकुलेट करना है, 40% ऑफ 1500। अगर हमें ये फाइंड करना है कि मैंगो कितने के फेवरेट होंगे, एस्टिमेट फाइंड करना है 40%, तो 40/100, परसेंटेज साइन हटाया, 100 से डिवाइड किया इंटू 1500, 0 0 100 100 कैंसिल, इट मीन्स 40 इंटू 15, 4 इंटू 15 60, 0 600 स्टूडेंट्स। तो आउट ऑफ 1500 600 अप्रॉक्सीमेटली या फिर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके फेवरेट फ्रूट मैंगो होंगे, तो ये 600 अप्रॉक्सीमेटली 600 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हो, ये हमने फाइंड किया था, ये यहाँ भी उसने फाइंड किया अप्रॉक्सीमेटली 600, 40% ऑफ 1500 आपको कैलकुलेट करना होगा, राइट? इसका सेकंड मेथड भी देखते हैं हम। प्रोबेबिलिटी को आप इक्वेट कर सकते हो। सपोज आपके पास आउट ऑफ 1500 अगर हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक्स स्टूडेंट्स मैंगो लाइक करते हैं, तो आउट ऑफ 1500 उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x बाय 1500। और सैंपल के केस में 20 स्टूडेंट्स लाइक करते थे, तो वहां प्रोबेबिलिटी थी 20/50। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे, वहां पे प्रोबेबिलिटी थी 20/50, वहां पे प्रोबेबिलिटी थी 20/50, राइट? तो यहाँ पे हमने 20/50 को किससे इक्वेट किया, x बाय 1500। फिर यहाँ से 1500 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 20/50 इंटू 1500 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 टाइम्स 20 इंटू 30 600। तो यहाँ से भी आप देखो सेम आंसर मिलता है आपको। यहाँ आपने परसेंटेज से फाइंड किया, यहाँ आपने प्रोबेबिलिटी को इक्वेट किया, सैंपल की प्रोबेबिलिटी एंड बिग डेटा जो लार्ज डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी। वहां पे हमारा x एजम्पशन है, राइट? तो हमने x का वैल्यू फाइंड किया, यहाँ भी 600 आता है। और डायरेक्टली थर्ड मेथड है, आपने जो फ्रैक्शन था उसको आपने 1500 से मल्टीप्लाई कर, 20/50 इंटू 1500, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट टू मेथड में आप कोई प्रेफर कर सकते हो, आपके बुक में उसने इस मेथड को यूज किया है। ओके, आपके बुक में उसने इस फर्स्ट मेथड को यूज किया, परसेंटेज मेथड। ओके, नेक्स्ट है लर्न मोर अबाउट सैम्पलिंग। अभी अभी जो हमने देखा लास्ट, वो पूरा प्रोसेस सैम्पलिंग ही था। बेसिकली आप क्या करते हो, स्मॉल डेटा को एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और उसके रिजल्ट्स को आप एक लार्ज बिग डेटा पे अप्लाई कर रहे होते हो, और आप एस्टिमेशन कर रहे होते हो, आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे होते हो, आप गेस कर रहे होते हो, राइट? और वो गेस, और कैसे हम उस गेस को एग्जैक्ट एनालिसिस तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स उसने बताया कि सैम्पलिंग, लर्न मोर अबाउट सैम्पलिंग। तो बेसिकली when collecting data through samples, there are other important things to think about, like how big your sample should be and how to make your sure your sample truly represents the whole population. It means basically आपका सैंपल कितना लार्ज होगा, कितना लार्ज होना एनफ होगा कि आप एक बेटर एनालिसिस कर सको। एंड सेकंड, हाउ टू मेक श्योर योर सैंपल ट्रूली रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन। इट मीन्स आपको अपने सैंपल को डाइवर्सिफाई करना होगा कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, सपोज हर एज ग्रुप को इंक्लूड कर सके। एंड इसी तरह से जिस भी फील्ड में आप एनालिसिस करो, सपोज कोई मेडिसिन या उस फील्ड में अगर आप एनालिसिस करो, तो हर एज ग्रुप पे वो एप्लीकेबल है कि नहीं, तो वो उतना डाइवर्स है कि नहीं, राइट? तो वो पूरे होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, राइट? वो स्मॉल सैंपल वो लार्ज पॉपुलेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो ये रिप्रेजेंटेशन मैटर करता होगा। ओके, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट व्हाई सैंपल साइज एंड रिप्रेजेंटेशन मैटर इन स्टैटिस्टिक्स, यू कैन रीड मोर अबाउट इट इन प्रिंट और डिजिटल रिसोर्सेज। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सैंपल साइज एंड रिप्रेजेंटेशन, आपका सैंपल साइज कितना सैंपल साइज होना एनफ होगा, एंड सेकंड रिप्रेजेंटेशन वो कितना डाइवर्स है, और उसका वो कितना जो होल पॉपुलेशन है उसको ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। ओके, तो ये पॉइंट आपको सैम्पलिंग के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे कि स्मॉल सैंपल को ऑब्जर्व करके फिर आपने उसके डेटा को उसके ऑब्जर्वेशन को लार्ज नंबर के लिए अप्लाई किया है। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो ये हमने डेफिनेशन देखा हुआ है। अब यहाँ एक लॉ है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ओके, तो हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आप ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आइडियल परफेक्टली फेयर सिचुएशन होता है कि आइडियली क्या होगा, क्योंकि वहां पे हमारा एक एजम्पशन होता है, एजम्पशन दैट ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली।
ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमारा ये assumption होता है ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ओके, उस बेसिस पे हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी डेटा पे बेस्ड होता है, इसलिए इन दोनों के वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा था, जब हम 4 रोलिंग अ 4 का एग्जांपल हमने कैलकुलेट किया तो 2 डिफरेंट आंसर थे, बट यहाँ पे उसने बोला जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करोगे, इवन इन परफेक्टली फेयर सिचुएशंस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैन डिफर फ्रॉम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज स्मॉल। ओके, अगर आपने एक्सपेरिमेंट बहुत कम बार, सपोज आपने कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया है या 50 टाइम्स टॉस किया है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकते हैं। बट यही अगर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट आपने इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीजेस द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू गेट क्लोजर टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। इट मींस जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करते जाओगे, जैसे आपने 50 टाइम्स डाई को थ्रो किया था, यही अगर आप 5000 टाइम्स डाई को थ्रो करोगे, तो आप देखोगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स एक दूसरे को क्लोज आने लगेंगे, और उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ओके, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमारा एजम्पशन होता है कि ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। परफेक्टली फेयर सिचुएशन हम एज्यूम करते हैं वहां पे, आइडियल सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 163। इफ आई हैव रोल्ड अ 4 ऑन ए डाई 8 टाइम्स, ओके, in succession, the probability of rolling 4 again, it means 9th time, 8 times already आप 4 times 8 times already in succession आपको 4 मिला है, rolled a 4, and probability of rolling 4 again is still this। ये हमने probability calculate किया था, right? ये experimental probability जो हमने calculate किया था, तो उस केस में, और experimental probability theoretical probability दोनों ही किया था हमने। तो 9th टाइम अब जब कर रहे होगे आप, 9th ट्रायल में भी प्रोबेबिलिटी 4 की सेम ही होगी। ऐसा नहीं है कि 8 टाइम्स आया है तो अब दूसरे नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। 9th टाइम भी अगर आप रोल कर रहे होगे तो 4 की प्रोबेबिलिटी सेम होगी जो फर्स्ट टाइम में थी। Assuming the die to be fair, the probability does not tell you what will happen next, but predicts what will happen in the long run. Okay, तो बेसिकली यहाँ यही है, इस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का यही है कि प्रोबेबिलिटी एवरी थ्रो में सेम होगी। ये नहीं कि अगर कंटिन्यूअस काफी बार 4 आया है तो उसके बाद भी आने के चांसेस, उसके बाद 4 के आने के चांसेस कम है, दूसरे नंबर के ज्यादा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी आप डाई थ्रो करे उसकी कोई मेमोरी नहीं होती है, हर बार एक फ्रेश स्टार्ट होता है, राइट? तो वही है, आप एक गैम्बलर्स फॉलिसी भी देखोगे, आगे हम करेंगे अभी, तो वहां यही एक मिथ है कि अगर सपोज किसी नंबर के आने, कोई नंबर अभी तक नहीं आया है तो उसके आने की चांसेस ज्यादा हैं, ये ऐसा फील होता है, बट एक्चुअली वो हर बार डाई आप थ्रो कर रहे हो या कॉइन टॉस कर रहे हो, हर बार आप एक फ्रेश स्टार्ट की तरह होता है, और हर बार दोनों की प्रोबेबिलिटी, या फिर ऑल 6 डाई के केस में सारे 6 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। ओके, अगर हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें। ओके, गैम्बलर्स पॉलिसी। ओके, तो देखते हैं गैम्बलर्स पॉलिसी जो अभी अभी हमने किया। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इफ समथिंग रैंडम हैपेंस मेनी टाइम्स इन अ रो, then the opposite outcome tail is more likely to happen next। यानी कि अगर सपोज काफी टाइम्स आपने कॉइन टॉस किया एंड फ्लिपिंग कॉइन गेटिंग हेड 6 टाइम्स, कंटिन्यूअसली 6 हेड्स आ रहा है, तो ऐसा नहीं है 7th ट्रायल में टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। रीजन, बट एक्चुअली द कॉइन डज नॉट कीप द ट्रैक ऑफ व्हाट हैपेंड बिफोर। एवरी टाइम यू फ्लिप द चांस ऑफ हेड्स और टेल्स स्टेज एग्जैक्टली सेम। हर एक ट्रायल, हर एक टॉस एक फ्रेश स्टार्ट की तरह है, कॉइन की कोई मेमोरी नहीं होती है। लाइक स्टार्टिंग अ फ्रेश, द कॉइन हैज नो मेमोरी, सो पास्ट फ्लिप्स डू नॉट चेंज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। दिस कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग इज गैम्बलर्स पॉलिसी। बेसिकली एक गैम्बलर को यही लगता है कि अगर वो कंटिन्यूअसली कोई अगर टेल नहीं आ रहा है तो इट मीन्स अब टेल आने के चांसेस ज्यादा है, राइट? अगर कंटिन्यूअस अगर टेल आ रहा है कंटिन्यूअस, तो उसको ऐसा लगेगा कि अब हेड आने के चांसेस ज्यादा है, या फिर कंटिन्यूअसली हेड आ रहा है तो उसे ऐसा लगेगा टेल आने के चांसेस ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके ओके, तो ये आप एक बार देख सकते हो, हर बार एक फ्रेश स्टार्ट की तरह होता है, कॉइन की कोई मेमोरी नहीं होती है, और गैम्बलर्स फॉल्स यही है कि उसे ऐसा लगता है कि कॉइन की मेमोरी है, और कॉइन जो अब तक नहीं आया है उसके आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, एग्जाम्पल 6, let us say you are playing snakes and ladders and you are rolling a fair 6-sided die to move. You must
You have just rolled the die 3 times in a row. Each time you got 6. Now you think, I have already rolled 3 6s. There is no way I will get a 6 again on the next roll. This thinking is gambler's fallacy. Okay, it means आपको ऐसा लगा कि I have already rolled 3 6s. Okay, it means continuously 6 आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा अब 6 नहीं आएगा, और इसी थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं, गैम्बलर्स पॉलिसी, बिकॉज ईच रोल ऑफ द डाई इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट. उसका पास्ट सारे रोल से कोई कनेक्शन नहीं है, हर बार वो एक फ्रेश स्टार्ट किया. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6 इज ऑलवेज 1/6, दैट इज 0.166. इट मीन 16.6%. अगर आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो तो वो इक्वल है. ओके, क्लियर है? तो इट मीन्स गैम्बलर्स पॉलिसी क्लियर है, हमने कर लिया है. लास्ट लाइन है, रैंडमनेस हैज नो मेमोरी. ये सारे इवेंट रैंडमनेस है, यहाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन्वॉल्व है. ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था 7.1 करने के पहले. ओके, नेक्स्ट है फेयर एंड अनबाइस्ड. इसका क्या मीनिंग होता है? आपको कभी बार दिखेगा फेयर कॉइन इज टॉस्ड, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एन अनबाइस्ड डाई इज रोल्ड. इस टाइप का आपको दिखेगा. तो इसका मीनिंग ये है कि जितने भी आउटकम्स हैं उसके सबके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. आप यहां देख सकते हो, स्पीक ऑन द वी अज्यूम इट टू बी फेयर, दैट इज इट इज सिमेट्रिकल, so that there is no reason for it to come down more often on one side than the other. We call this property of the coin to be unbiased, as being unbiased. Okay, because unbiased means basically symmetrical coin है, right? वो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी साइड के आने के चांसेस ज्यादा है. आप यही एज्यूम करोगे अगर फेयर कॉइन है, इसलिए क्वेश्चन में आपको मेंशन दिखेगा ये लैंग्वेज, फेयर कॉइन, अनबाइस्ड कॉइन. तो इट मींस सारे आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है. ओके, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. ओके, तो अभी हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं. 7.2 क्वेश्चन नंबर 1. 7.2 क्वेश्चन नंबर 1. A teacher mixes a large bag of sweets of different colors and randomly selects a sample of 30 sweets. Okay, she counts the number of sweets of each color. Okay, तो यहां आप देखोगे टीचर मिक्सेस अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स. ओके, सपोज यहाँ पे लास्ट में गिवन भी 600 है लार्ज बैग में. ये 600 स्वीट्स का एक लार्ज बैग है, इसको टीचर ने प्रॉपरली मिक्स किया और यहाँ से 30 स्वीट्स का एक सैंपल कलेक्ट किया है. ये सैम्पलिंग पे बेस्ड है क्वेश्चन. 30 स्वीट्स का एक सैंपल कलेक्ट किया है. अ टीचर मिक्सेस अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रैंडमली सेलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स. शी काउंट्स द नंबर ऑफ स्वीट्स ऑफ ईच कलर. तो आउट ऑफ 30 उसने काउंट किया 10 रेड स्वीट्स, 8 ग्रीन, 7 येलो, 5 ब्लू स्वीट्स है. ओके, तो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली पिक्ड स्वीट्स फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन. रैंडमली आपने पिक किया, सैंपल से आपने पिक किया, 30 वाले सैंपल से आपने पिक किया, तो वो ग्रीन स्वीट होगा. क्लियर है? तो यहां पे आप देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, सैंपल में टोटल 30 स्वीट्स हैं, ग्रीन स्वीट्स 8 है. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन स्वीट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स सैंपल में. तो यहां आप देखोगे सैंपल में जो ग्रीन स्वीट्स की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 8/30. इट मीन्स आप कैंसिल करोगे, 2 से आपने कैंसिल किया तो 4/15. क्लियर है? तो ये हमने यहां फाइंड कर लिया. फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली पिक्ड स्वीट्स फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन. सेकेंड पार्ट आप देखोगे, इफ देयर आर 600 स्वीट्स इन टोटल इन द लार्ज बैग, एस्टिमेट हाउ मेनी आर लाइकली टू बी येलो बेस्ड ऑन सैंपल रिजल्ट्स. ओके, आप देखो एस्टिमेट का मीनिंग क्या है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है. एस्टिमेट का मीनिंग है बेसिकली गेस और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, राइट? आप एस्टिमेट का मीनिंग ही यही है, क्योंकि आप यहाँ सैम्पलिंग कर रहे हो, आप स्मॉल सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बेसिस पे उसके रिजल्ट को आप लार्ज सैंपल पे अप्लाई कर रहे हो. यहाँ पे ये 30 सैंपल है जो हमने 600 से कलेक्ट किया है. इट मीन्स यहाँ जो भी इससे रिजल्ट आप करोगे वो आप लार्ज डेटा पे, बिग डेटा पे आप अप्लाई करोगे, तो वही सैम्पलिंग प्रोसेस है. ओके, तो सेकंड आप देखो, इफ देयर आर 600 स्वीट्स ओके इन द टोटल इन द लार्ज बैग, एस्टिमेट यानी गेस और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हाउ मेनी आर लाइकली टू बी येलो बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट. ओके, आप देखो सैंपल में 7 येलो है, तो हम सैंपल में इसको करने का मेथड ये है कि हम पहले सैंपल में येलो की क्या प्रोबेबिलिटी है, येलो स्वीट आने की, अगर आप पिक कर रहे हो स्वीट तो, और उस रिजल्ट को हम यूज कर रहे होंगे लार्ज डेटा के लिए. हम देखते हैं
इसे भी हम मेथड से कर रहे होंगे। आप देखो यहाँ पे हमने किया है, ये लार्ज बैग है और ये हमने सैंपल कलेक्ट किया था 30 का, और यहाँ पे 7 येलो बॉल थे, आउट ऑफ 30 7 येलो बॉल्स थे, येलो स्वीट्स थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो स्वीट क्या होगा, नंबर ऑफ येलो स्वीट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, इट मीन 7/30। आप परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करते हो 7/30 इंटू 100, इट मीन 70/3%। ओके, आपके बुक में जो मेथड है वो परसेंटेज मेथड ही है, ये फर्स्ट मेथड है, हम आगे अभी एक और मेथड देख लेंगे। ओके, तो अप्रोक्सीमेट या फिर एस्टिमेटेड भी आप बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ येलो स्वीट्स इन लार्ज बैग ऑफ 600 स्वीट्स। ओके, तो उसका एस्टिमेशन हम करेंगे इस बेसिस पे कि सैंपल में 70/3% है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ भी 70/3% येलो स्वीट्स होने चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, 70/3% ऑफ 600, परसेंट साइन हटाया, 100 से डिवाइड किया। आप देखो परसेंट साइन हटाया तो 100 से डिवाइड किया, मीन 70/3 इंटू 1/100 इंटू 600। ओके, तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो यहाँ जब आप करोगे तो ये 3 से कैंसिल, ये 2, तो इट मीन्स ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 140 येलो स्वीट्स, 140 येलो स्वीट्स, 140 येलो स्वीट्स आएंगे। क्लियर है, तो ये हमने, ये हमारा एस्टिमेटेड नंबर ऑफ येलो स्वीट्स इन लार्ज बैग ऑफ 600 स्वीट्स। ओके, ये एस्टिमेटेड है, अप्रोक्सीमेट है, ये आपने गेस किया है, राइट। क्लियर है, ये फर्स्ट मेथड था जो हमने परसेंटेज मेथड किया, आपके बुक में ये मेथड ही है। सेकंड मेथड आप क्या कर सकते, आप ये प्रोबेबिलिटी इक्वेट कर सकते हो। जैसे सेकंड आप देखोगे, सेकंड मेथड हम देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, मेथड इक्वेटिंग प्रोबेबिलिटी। ये आपका सैंपल था और ये आपका लार्ज डेटा है जहां से हमने सैंपल कलेक्ट किया था। तो यहाँ 7 येलो स्वीट्स हैं, राइट, एंड यहाँ तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी येलो स्वीट की, 7/30। सैंपल में आउट ऑफ 37 येलो स्वीट्स हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी 7/30। एंड यहाँ 600 स्वीट्स हैं, तो यहाँ आप देखोगे x येलो स्वीट्स, तो इट मीन्स p येलो हो जाएगा x/600। तो ये आप देखोगे, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी हम इक्वेट कर लेंगे, 7/30 इज इक्वल टू x/600। तो x/600 इज इक्वल टू 7/30। तो ये आप 600 से उधर 600 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, 0 0 कैंसिल, एंड 3 आपने कैंसिल किया, ये हुआ 2 0 20, राइट, 20। तो इट मीन्स ये आपका आएगा 7 इंटू 20 कर रहे होंगे हम, 7 इंटू 20, 7 इंटू 20 इक्वल टू 140 येलो स्वीट्स। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, सिंपली प्रोबेबिलिटी इक्वेट किया। यहाँ हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज एस्टिमेटेड वैल्यू होगा x, नंबर ऑफ येलो स्वीट्स x होगा, तो फिर हमने प्रोबेबिलिटी इक्वेट करके फाइंड कर लिया 140 येलो स्वीट्स। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे, तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम सैम्पलिंग का क्वेश्चन है ये। A survey is conducted at a school where the random sample of 40 students is asked about their favorite club. The responses are, it means total आप देखो, स्कूल में आपने रैंडम सैंपल 40 स्टूडेंट्स का कलेक्ट किया, इट मीन सैंपल साइज क्या है 40। आउट ऑफ 40 14 स्टूडेंट्स साइंस क्लब के हैं, 11 स्टूडेंट्स आर्ट्स क्लब के हैं, 9 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स क्लब के हैं, 6 स्टूडेंट्स डिबेट क्लब के हैं। ओके, assume that there are 800 students in the whole school, right। 800 से आपने एक सैंपल लिया है 40 स्टूडेंट्स का, राइट। अब आप देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट फ्रॉम द सैंपल प्रेफर्स द आर्ट्स क्लब। ओके, तो इट मीन सैंपल के केस में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप देखो यहाँ पे 800 टोटल स्कूल है, यहाँ से आपने एक 40 का सैंपल का लिया है, 40 स्टूडेंट्स का एक सैंपल लिया है आपने, और उसने फर्स्ट पार्ट यही है कि सैंपल में आर्ट्स क्लब के स्टूडेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट प्रेफर्स आर्ट क्लब। ओके, इट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर्स आर्ट्स क्लब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सैंपल। तो आप देखो यहाँ आर्ट्स क्लब में 11 स्टूडेंट्स हैं, तो 11/40 आपका आंसर होगा। इट मींस जो ये सैंपल है 40, इस 40 के लिए उनकी प्रोबेबिलिटी जो आर्ट्स क्लब चूज करेंगे उनका क्या है प्रोबेबिलिटी, 11/40। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग द सैंपल रिजल्ट्स एस्टिमेट यानी बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने हैं या फिर गेस करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल आर लाइकली टू प्रेफर स्पोर्ट्स क्लब। बेसिकली एक एस्टिमेशन होता है सैंपल के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, तो इसलिए उसने एस्टिमेशन लिखा है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ये एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं होता है, क्योंकि हमने
सैंपल को एज्यूम किया है कि सैंपल के रिजल्ट्स इसके लिए भी वैलिड होंगे, ओके, लास्ट डेटा पे भी वैलिड होंगे वो। तो हमने उसको यूज करके, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसे भी हम दो मेथड से देख रहे होंगे। अब देखो ये 800 टोटल थे, यहां से आपने एक 40 का सैंपल लिया था और हमें फाइंड करना है, यहाँ पे आप देखोगे हमें फाइंड करना है सैंपल और रिजल्ट्स एस्टिमेट हाउ मेनी होल स्टूडेंट लाइकली टू प्रेफर स्पोर्ट्स क्लब। अब सैंपल में कितने थे स्पोर्ट्स क्लब के? 9। सैंपल 40 का था, यहाँ स्पोर्ट्स क्लब के 9 थे। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ हमने सैंपल के केस में 9 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट प्रेफर्स स्पोर्ट्स क्लब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सैंपल। 9 थे हमने देखा था स्पोर्ट्स क्लब में, डिवाइड बाय 40, ओके। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ हमें क्या मिल रहा होगा, 9/40 हमें प्रोबेबिलिटी मिली है सैंपल के लिए, राइट। अभी हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज में क्या वैल्यू होगा? परसेंटेज में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9/40 इंटू 100, कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल, 2 से फिर कैंसिल किया, 4 2 टाइम्स एंड 10 5 टाइम्स, ये हो गया 45/2%, 45/2%। क्लियर है? तो ये हमने कर लिया, ये 45/2% आया। अब नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब। तो हमने सैंपल के लिए, सैंपल में स्पोर्ट्स क्लब के आने की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी, जो कि है 45/2%, राइट। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो लार्ज डेटा के लिए हमें क्या करना है, 45/2% ऑफ 800। ये परसेंटेज मेथड हो गया आपके एनसीईआरटी गणिता मंजरी में, यही मेथड उसने यूज किया है। 45/2% ऑफ 800, परसेंट साइन हटाया आपने, 100 से डिवाइड कर लिया। परसेंट साइन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर लिया। 45/2 इंटू 1/100 इंटू 800, 0 0 एंड 800 के 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हुआ ये 8 4 टाइम्स, राइट, ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ है। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 4, 180 स्टूडेंट्स। तो आप, ये हो गया परसेंटेज मेथड। सेकंड मेथड से भी करते हैं, जहां हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स एंड प्रोबेबिलिटी इक्वेट करते हैं। तो यहां आप देखोगे सेकंड मेथड इक्वेटिंग प्रोबेबिलिटी, सेकंड मेथड इक्वेटिंग प्रोबेबिलिटी। तो यहां आप देखोगे 9 स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब, राइट, आउट ऑफ 40 9 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 800 हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स स्टूडेंट्स हैं इन स्पोर्ट्स क्लब, ओके। तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया। अब यहां पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 9/40, 9/40, 9/40। यहां जो प्रोबेबिलिटी होगी x/800, x/800। तो दोनों को हमने इक्वेट किया, 9/40 इक्वल टू x/800, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 800 इस साइड जाएगा, इट मीन 9/40 इंटू 800, 0 0 कैंसिल, 4 से 80 20 टाइम्स, ओके। तो इट मीन्स 9 इंटू 20, इट मीन्स x इज इक्वल टू 180 स्टूडेंट्स एस्टिमेटेड और अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन हो गया, जिसे हमने दो मेथड से देखा। पहला परसेंटेज मेथड, आप देखो ये फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, हमने फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था यहीं पे, एंड सेकंड पार्ट हमने पहले परसेंटेज मेथड से देखा, सेकंड पार्ट, फिर इसे हमने, ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड हमने प्रोबेबिलिटी को इक्वेट किया, ओके। तो यहां से आपको ये मिल जाता है दोनों मेथड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो आप यहां देखोगे, टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम हेड्स और टेल्स, ओके। आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया है? 20 टाइम्स, एंड आपने रिजल्ट फाइंड किया ईच टाइम हेड और टेल। तो आप एक्चुअली ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, आपको 20 टाइम्स, आप अगर आपको करना है तो एग्जाम में वैसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट फिर भी आपको आना चाहिए ये। 20 टाइम्स सपोज आपने क्लास में अपने एक्टिविटी परफॉर्म की, 20 टाइम्स आपने कॉइन को एक्सपेरिमेंट किया, टॉस किया, एंड सपोज आपके जो हेड आए हैं वो 12 आए हैं एंड टेल्स 8 आए हैं, 12 + 8 20, टोटल आपने 20 ट्रायल्स किया था। तो यहाँ फर्स्ट आंसर है, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट हेड्स, तो 12, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट टेल्स, तो 8। सपोज ये हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली इक्वल आने के चांसेस बहुत लेस हैं। जैसे जैसे आपका बहुत लार्ज नंबर, ये 20 को आप इंक्रीज कर, सपोज आपने 2000 टाइम्स किया, तो हो सकता है ये थोड़ा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के पास आपको ये फिगर आने लग जाएगा, और उसे ही हम लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बोलते हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। तो आप देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का अपने पास फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ ट्रायल्स हमने 20 टाइम्स किया है और इवेंट अकर्ड है, हेड्स कितने बार आना है, तो हेड्स 12 टाइम्स आया है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स क्या होगा, 12/20। क्लियर है, कैंसिल करोगे आप 4 से तो 3/5। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, आपने 20 टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, 12 टाइम्स आपको हेड मिला है। ओके, फोर्थ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। ओके, अब यहां देखो आपने ऑलरेडी 20 टाइम्स टॉस किया था, तो बेसिकली उसने 21st टाइम टॉस करने की बात कही कि आपने वन मोर टाइम टॉस किया, तो टोटल 21 ट्रायल्स हो गए, राइट। अब उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। ओके, तो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि 21st ट्रायल में हेड आया, सपोज आपने 21st टाइम 20 तक आप कर चुके थे, उसका रिजल्ट आपके पास था, अब आपने एक बार और टॉस किया तो 21st ट्रायल था, उसमें सपोज आपको हेड मिलता है, राइट। जो आप करते हो वो एक्स्ट्रा वन टाइम टॉस, उसमें आपको हेड मिलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमें फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 21, पहले आप देखो टेल 8 था, तो अभी भी क्योंकि हेड मिला है तो ये अभी भी 8 ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 8/21 होगी, राइट, क्योंकि 21st ट्रायल में भी आपको हेड मिला। क्लियर है, अगर सपोज आपको 21st ट्रायल में टेल मिलता है, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स डिनोमिनेटर में 21 ही होगा, बट अब टेल एक इंक्रीज हो गया है, जो कि टेल पहले 8 टाइम्स था वो 9 हो गया, तो 9/21 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी इस केस में। इट मीन्स हमने यहाँ पे कैसे किया, हमने एज्यूम कर लिया कि 21st ट्रायल में सपोज आपको हेड मिलता है, हेड मिला, इट मीन्स हेड पहले 12 था अब 13 हो गया, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 21 ट्रायल्स हुए हैं, 13 हेड एंड 18 टेल, अगर ये वाला केस है तो टोटल 21 में से पहले 12 थे, एक इंक्रीज हो गया है, 8 टेल है, तो 8/21। अब 21st टाइम अगर आपको टेल मिला है तो अभी क्या है, 21 में से 12 हेड एंड 9 टेल, राइट, एक टेल इंक्रीज हो गया 9 टेल, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 9/21। ओके, क्लियर है, तो ये आप एक बार देख सकते हो, कभी अगर सपोज ये डेटा गिवन हो तो आपको आना चाहिए, अगर सपोज क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि टॉस करने के बाद आपको ये नंबर्स मिले, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को आंसर, स्पेशली लास्ट क्वेश्चन को आंसर करना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ये डेटा एज्यूम कर लेना आप, ये डेटा है, आपने एक्चुअली टॉस किया और ये डेटा आपको मिला, इसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ ये, और आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, फॉर्मूला आपके आंसर में दिखना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉस अ पेपर कप इनटू द एयर 100 टाइम्स, आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड whether the cup lands on its bottom or upside down, on its top or its side, this assign the probability to the outcomes by using experimental probability। ओके, तो यहां आप देखोगे टोटल 100 टाइम्स उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस सिचुएशन बॉटम पे कितनी बार आया 20, टॉप पे कितनी बार आया 10, एंड मैक्सिमम केसेस ऐसा होता है कि ऐसा साइड पे ही रहता है, ये वैसा 70 एज्यूम कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, बहुत लेस चांस है कि सब इक्वल आएंगे। ओके, तो सपोज इस तरह का डेटा हमें मिला, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने 100 टाइम इसे टॉस किया टेबल पे, और ये सिचुएशन 20 टाइम्स आया, ये सिचुएशन 10 एंड ये सिचुएशन 70। इस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, लैंड्स ऑन इट्स बॉटम जो कि 20 है, लैंड्स ऑन इट्स टॉप जो कि 10 है, लैंड्स ऑन इट्स साइड जो कि 70 है, ऑल थ्री का सम 100 है। ओके, क्लियर है। अब उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाला कि ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज के प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, तो प्रोबेबिलिटी लैंड्स ऑन इट्स बॉटम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, तो अगेन आपका यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ आप देखोगे यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 100 है, न्यूमरेटर चेंज होता रहेगा। ओके, आप देखो लैंड्स ऑन इट्स बॉटम यानी ये वाला केस, इट मीन 20/100 हो जाएगा। लैंड ऑन इट्स टॉप, इट मीन ये वाला केस 10/100 हो जाएगा। लैंड्स ऑन इट्स साइड्स 70/100 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके 1/5। ये हमने डेटा एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये डेटा हमने एज्यूम कर लिया है 20, 10 एंड 70। ओके, आप देख सकते हो यहाँ आउटपुट को इक्वली लाइकली नहीं एज्यूम किया है हमने,
राइट। अगर 3 पॉसिबल आउटकम, थ्योरेटिकल में हम क्या करते हैं, ये इक्वली लाइकली एज्यूम करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है तो आपने डेटा के अकॉर्डिंग किया है, यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में वो एजम्पशन होता है। तो इस केस में अगर आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना रहेगा तो ईच के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, क्योंकि 3 पॉसिबल आउटकम्स है और ईच को इक्वली लाइकली एज्यूम करना हो अगर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ तो। बट ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का है तो आपको डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ फेयर 6 साइडेड डाई। तो ऑब्वियसली अगर आप सैंपल स्पेस, यहाँ जो आप सैंपल स्पेस बनाओगे तो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ओके, सेपरेटेड बाय कॉमा, क्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। तो आपने सैंपल स्पेस फाइंड किया 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स है और उसने इवेंट क्या डिफाइन किया है, इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 2 4 एंड 6, ओके, फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग एन इवन 2 4 6। तो इट मीन्स ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, P गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप देखोगे तो 3 फेवरेबल है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू, ये आप देखो ये 3 है तो इट मीन्स 3 फेवरेबल है डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो टोटल यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 1/2 होगा फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। तो ये 7.2 अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो इस पे रहेगा। नेक्स्ट हम 7.3 कर रहे होंगे, उसके थ्योरी कर रहे होंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और आप हमारे इंस्टा चैनल को भी, इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप आगे क्या वीडियो में आप क्या और करना, चेंज करना, करवाना चाहते हो तो उस अकॉर्डिंग आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।